नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण सूत्रों के प्रकार के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लासेस में हम शिक्षण सूत्रों के प्रकार पर स्टडी कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने आपको लगभग 11 शिक्षण सूत्रों के प्रकारों पर बातचीत की थी। जिसके अंतर्गत मैंने आपको 11 शिक्षण सूत्रों के प्रकारों के बारे में बताया था। उसमें से हमने 3 शिक्षण सूत्र कवर कर लिए थे, जिनको हमने डिटेल में स्टडी कर लिया था। उसमें नंबर 1 था आपके लिए सरल से कठिन की ओर, जिसको हम सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र भी कहते हैं। दूसरा था आपके लिए ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र, और तीसरा था आपके लिए स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र। तो 3 शिक्षण सूत्र हम लास्ट क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम जो नेक्स्ट शिक्षण सूत्र पढ़ने वाले हैं, उसमें सबसे पहला आपके लिए पूर्ण से अंश की ओर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इस शिक्षण सूत्र को पढ़ेंगे पूर्ण से अंश की ओर, और इनके आगे के जो भी शिक्षण सूत्र हैं उन पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको ये शिक्षण सूत्र पढ़ना चाहिए पूर्ण से अंश की ओर, जो आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा कि जितने भी शिक्षण सूत्र मैंने अभी तक आपको बताए, 11 शिक्षण सूत्र, ये वो शिक्षण सूत्र है जिसमें से आपको कोई भी एक शिक्षण सूत्र से प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। लेकिन उसमें स्टूडेंट्स कुछ शिक्षण सूत्र ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें हमें अवश्य ही ध्यान रखने चाहिए, और उसमें है आपका एक नाम आता है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र, क्योंकि यहां से एग्जाम्स में मैक्सिमम टाइम प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो शिक्षण सूत्र है उसका नाम क्या है आपके लिए? पूर्ण से अंश की ओर। तो देखिए स्टूडेंट्स, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का मतलब क्या है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले शिक्षण सूत्र के बारे में, कि इस सिद्धांत सूत्र का आधार गेस्टाल्टवाद है। यानी कि जो आपके लिए शिक्षण सूत्र है स्टूडेंट्स, इसका आधार आपके लिए क्या है? गेस्टाल्टवाद है। और गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम किसी वस्तु को उसके पूर्ण रूप में ही देखते हैं। यानी कि जो आपके गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक होते हैं स्टूडेंट्स, उनके अनुसार हम कोई भी वस्तु को, यानी कि हम किसी भी वस्तु को जब भी देखते हैं तो उसको पूर्ण रूप में ही देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब मैं आपको अधिगम के सिद्धांत टॉपिक को कवर करा रहा था, तो उस दौरान मैंने आपको अधिगम के सिद्धांत में बताया था कि हम 2 प्रकार के सिद्धांतों को पढ़ते हैं अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत। एक होते हैं व्यवहारवादियों का सिद्धांत, और दूसरा होता है गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत। तो गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत में मैंने आपको 4 साइकोलॉजिस्टों के बारे में बताया है। नंबर फर्स्ट थे मैक्स वर्दीमर, उसके बाद थे आपके वल्फगंग कोहलर, तीसरे थे कुर्ट कोफका, और चौथे थे कुर्ट लेविन। यानी कि इन 4 साइकोलॉजिस्ट जो थे, इनके बारे में मैंने आपको बताया कि ये चारों साइकोलॉजिस्ट गेस्टाल्टवादियों से संपर्क रखते हैं। इनका नाम जो है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के अंतर्गत आता है। तो स्टूडेंट्स, गेस्टाल्ट जो शब्द है एक जर्मन शब्द है, और इसका अर्थ होता है समग्र रूप में, यानी समग्र का मतलब ही होता है पूर्ण, इसीलिए शिक्षण सूत्र का नाम ही है पूर्ण से अंश की ओर। तो ध्यान रखेंगे कि पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है, इसका आधार क्या है? गेस्टाल्टवाद है, क्योंकि शिक्षण सूत्र को देने वाले गेस्टाल्टवादी है। क्योंकि गेस्टाल्टवादी जो है वो जब भी किसी टॉपिक पर बात करते हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक के पूर्ण की बात करते हैं, और उसके बाद उसके छोटे छोटे भागों की ओर जाते हैं, यानी कि अंश की ओर जाते हैं। इसीलिए पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र जो है, इसका आधार गेस्टाल्टवादी है, यानी कि इसका आधार गेस्टाल्टवाद है, और इसको देने वाले भी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ही है। तो यहां से सीधा सीधा आपसे एग्जाम्स में प्रश्न में पूछा जाएगा कि पूर्ण निम्नलिखित में से गेस्टाल्टवादी शिक्षण सूत्र है, या निम्नलिखित में से गेस्टाल्टवादियों के अनुसार शिक्षण सूत्र है, तो वो है आपके लिए पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र। चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में इसमें बताया गया स्टूडेंट्स कि इस सूत्र का आशय यह है कि बालक के सामने कोई वस्तु आने पर वह सर्वप्रथम पूर्ण वस्तु को ही देखता है, उसके बाद विभिन्न अंगों के बारे में जानकारी देता है या देना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? देखिए, जो पूर्ण से अंश की ओर जो आप शिक्षण सूत्र पढ़ रहे हैं, इसका क्या रोल है आपके लिए एज अ टीचर? आपके लिए इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है? आप इस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, इस पॉइंट को आप क्यों पढ़ रहे हैं? इसके पीछे रीजन यह है स्टूडेंट्स कि आप बालक के सामने कोई भी वस्तु रखते हैं तो सबसे पहले बालक उसके पूर्ण वस्तु को ही देखता है, और उसके बाद विभिन्न अंगों के बारे में वो जानकारी प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट देखिए कि आप खुद से ही इमेजिन करके देखिए, जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप सबसे पहले उस व्यक्ति को पूर्ण रूप में देखते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है या वो किस तरीके से है, और आप उसको पूर्ण रूप में देखते हैं, और उसके बाद फिर आप उनके बॉडी के अन्य भागों की तरफ कंसंट्रेट करते हैं, उनको देखते हैं, या उनके फेस की तरफ देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। या फिर मान लीजिए आप कोई भी वस्तु को ही ले लीजिए, आप किसी भी वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहले उस वस्तु को कंप्लीट देखते हैं, और उसके बाद उसके बारे में आप उसके अन्य भागों के बारे में जानकारियां इकट्ठा करते हैं। तो कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि इस पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का क्या मतलब है? तो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का मतलब यह है कि आप कोई
भी चीज़ देखते हैं तो सबसे पहले आप उसको कंप्लीट देखते हैं और उसके बाद आप उसके अन्य भागों की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल के लिए आपके लिए बताया गया है कि बालक सर्वप्रथम किसी वृक्ष को उसके संपूर्ण रूप में ही देखता है, यानी कि जो बालक होते हैं वो सर्वप्रथम अगर किसी वृक्ष को देखता है, यानी किसी पेड़ को देखता है, तो सबसे पहले वो कंप्लीट पेड़ को ही देखता है और अध्यापक को उसके पूर्ण ज्ञात का लाभ उठाते हुए वृक्षों के अंगों के बारे में जानकारी देना चाहिए। यानी कि देखिए, जो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र है, इसका इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए ये है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले आप बच्चे को कोई भी चीज, अगर बालक किसी भी वृक्ष को भी देखता है तो सबसे पहले उस वृक्ष को कंप्लीट देखता है। तो मान लीजिए कि आप किसी वृक्ष के बारे में बच्चों को बताने वाले हैं, तो सबसे पहले आप बच्चे को पूरे वृक्ष को दिखाइए और बस बच्चे जो है सबसे पहले वो देखेंगे भी पूरे वृक्ष को और उसके बाद उस वृक्ष के जो अन्य भाग है उनके बारे में, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे ने पूरा जो है वृक्ष को देख लिया है, उसे पूर्ण ज्ञात है और उसका लाभ आप उठा सकते हैं कि आप उसके पूर्ण रूप को दिखाकर फिर आप उसके अन्य भागों के बारे में उसे जानकारी दें। इस तरीके से यदि आप स्टडी कराते हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है टॉपिक के प्रति। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको जो है शिक्षण सूत्र बताए हैं, तो शिक्षण सूत्र जो मैंने लास्ट क्लासेस में आपको बताए, तो शिक्षण सूत्रों के मैंने सबसे पहले आपको शिक्षण सूत्रों के प्रकारों के बारे में बताया कि हम शिक्षण सूत्र में सुपर टेट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट शिक्षण सूत्र है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन शिक्षण सूत्रों को सबसे पहले देखते हैं। उसमें मैंने आपको 11 शिक्षण सूत्रों के नाम बताए हैं। सबसे पहले आपने उनके नाम देखे और उसके बाद फिर हम उसको वन बाय वन डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको पहले ही आइडिया दे दिया कि हम आने वाले टाइम में क्या पढ़ने वाले हैं और फिर उसके बाद हम उस चीज को वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। यही फायदा होता है स्टूडेंट्स। इसीलिए जब मैंने आपको सुपर टेट से रिलेटेड साइकोलॉजी कराने के बारे में विचार किया तो उसके दौरान मैंने सबसे पहले आपको सुपर टेट की साइकोलॉजी के सिलेबस पर वीडियो बनाया। अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएंगे और आप सबसे पहला वीडियो देखेंगे तो पहला वीडियो ही आपका सिलेबस का होगा, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि हम सिलेबस में जो आपके सुपर टेट में जो साइकोलॉजी से रिलेटेड 3 पोर्शन आते हैं। आपका फर्स्ट होता है बाल मनोविज्ञान, जिसके अंतर्गत 6 टॉपिक है। उसके बाद दूसरा पोर्शन होता है आपका जिसे हम कहते हैं शिक्षण कौशल, उसके अंतर्गत 8 टॉपिक है। और उसके बाद जो तीसरा पोर्शन होता है आपका जीवन कौशल एवं प्रबंधन, उसके अंतर्गत आपके 6 टॉपिक है। तो लगभग तीनों सेक्शन 10-10 मार्क्स के हैं आपके लिए और उसमें 6 और 8 14 और 6 20 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया सिलेबस वाले वीडियो में कि सबसे पहले हम इनके जो हमारे साइकोलॉजी के अंतर्गत जो ये 3 टॉपिक आते हैं, इनके ये चैप्टर हैं जिनको आपको पढ़ना है। और मैं आपको आने वाले क्लासेस के माध्यम से मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि मैं सबसे पहले आपको एक टॉपिक के कंटेंट को कवर कराऊंगा, उसके बाद उस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपको ये रियलाइज हो पाए कि जो मैंने कंटेंट आपको दिए हैं इस चैप्टर के अंतर्गत उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते, और अगर पूछे जाते हैं तो किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस होने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको कुछ चीजें पता हो और कुछ चीजें आप अपने तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको ऑथेंटिक चीजें ही पता होनी चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर उस चीज को ध्यान में रखकर जब वो क्वेश्चन को लिखता है, क्वेश्चन को सेट करता है, तो उसके 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन वो रखता है कि उस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन। तो जैसी माइंड सेटअप उस एग्जामिनर का उस क्वेश्चन को बनाते हुए होता है, हमें भी उनके उस माइंड सेट को फॉलो करना होता है कि वो इस क्वेश्चन में किस ऑप्शन को राइट मान सकता है। तो इसीलिए आपने देखा भी होगा कि साइकोलॉजी में चारों ऑप्शन गलत नहीं होते, चारों ही ऑप्शन ठीक होते हैं, बट हमें कभी कभी उसके बेस्ट ऑप्शन को छांटना होता है। तो यही रीजन होता है स्टूडेंट्स कि आप जो भी चीजें पढ़ें उसको कंप्लीटली पढ़े। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि हम सबसे पहले कंटेंट को कवर करेंगे, उसके बाद हर एक कंटेंट के प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे, और उसके बाद मैं आपका जब ये सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा, जिसमें मैं सिलेक्टेड 1000 प्रश्नों के आसपास आपके सामने लेकर आऊँगा। 1000 प्लस क्वेश्चन होंगे, जिनको आप करने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपके लिए जो सुपर टेट में 30 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उनमें से कोई भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं होगा, क्योंकि इतनी स्टडी आपने कर ली स्पेसिफिक, जहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट से एग्जामिनर क्वेश्चन उठा सकता है उन सभी बिंदुओं को आप इजीली
क्रैक कर पाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। और उसके बाद जब मैं आपको टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा, जैसे कि स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कमेंट्स है कि सर आप 2018 और 2019 सुपर टेट के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कराइए। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले से ही बता रखा है, अगर आपने सिलेबस वाले वीडियो को देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको मैंने उसमें बताया हुआ है कि सबसे पहले हम इसके कंटेंट को कवर करेंगे, पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उस पर बेस्ड हम जो 2018 और 19 में सुपर टेट का क्वेश्चंस पेपर बना है उस क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि अभी तक जो भी हमने किया है वो कितना किया है और क्या सही कर पाए हैं और कितना नहीं कर पाएंगे। तो वो सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद मैं आपके लिए जो टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा जिसमें लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन होंगे, जो सिर्फ इन तीनों साइकोलॉजी के पोर्शन है, आपके सीडीपी और आपका शिक्षण कौशल और आपका जीवन कौशल, इनसे रिलेटेड 1000 प्लस क्वेश्चन होंगे, जिनको आप सॉल्व करने के बाद इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपका 30 में से सुपर टेट में लगभग 28 प्लस क्वेश्चंस इजीली आ पाएंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि मैं 30 में से 30 का दावा आपके लिए नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंसेस है 2018 और 2019 वाले बैचेस में। मैं गारंटीड श्योरिटी तो ले नहीं सकता कि आपके 30 में से 30 प्रश्न फंसेंगे, पर मैं कोशिश करूंगा कि 30 में से 30 ही फंसे। बट आपको भी पता है कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट्स के, आप भी एक टीचर हैं और आपको पता है कि आप यदि किसी सब्जेक्ट्स के परफेक्ट है, जब भी आपके 30 में से 30 हर बार नहीं आते, ठीक, तो हर बार नहीं आते, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि आप 28 प्लस तक क्वेश्चन इजीली कर पाए, इतना श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूं। जिस तरीके से मैंने 2018 और 19 वाले बैचेस में पढ़ाए ऑफलाइन, उससे मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि मैं आपको इजीली बता सकता हूं। तो इसीलिए मेरे पास स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसेस है ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाने के। और 2 सालों से जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के चलते हुए मैं ऑफलाइन में कभी कोचिंग सेंटर ऑफ हो जाते हैं, सरकार के आदेश आते हैं कि कोचिंग सेंटर अब बंद कर दिए जाएं, और कभी वो आदेश दे देते हैं कि अब ओपन किए जाएं। तो इस तरीके से जो है बच्चों के साथ थोड़ा कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया है, जिसके माध्यम से मैं सही तरीके से उन तक नहीं जुड़ पाया हूं। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि अगर मैं वास्तव में बच्चों की मदद करना चाहता हूं, उनकी हेल्प करना चाहता हूं, और मेरा ध्येय भी है कि उनकी मदद करना, तो इसके लिए मेरे पास एक ही प्लेटफॉर्म बचता है और वो है यूट्यूब। यूट्यूब के माध्यम से मैं बच्चों के साथ जुड़ सकता हूँ, फ्री में जुड़ सकता हूँ, अपनी जो सेवाएं हैं उनको फ्री में दे सकता हूँ, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बैकवर्ड इलाके से बिलोंग करते हैं, जो अच्छे कोचिंग सेंटरों में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जो बैकवर्ड इलाके के जो बच्चे हैं, एक तो वो आने जाने में ही रह जाते हैं, काफ़ी लंबा उनको सफ़र तय करना पड़ता है, गाँव से भी जो है शहरों में जाना पड़ता है, काफ़ी टाइम उनका जो है आने जाने में ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं इनको यूट्यूब के थ्रू जुड़ता हूँ इनसे, तो वो बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हैं बट वो किसी ना किसी कारणवश वो अपने समय को, अपने इम्पोर्टेंट समय को जो है वो गवा देते हैं, अपने इम्पोर्टेंट समय को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं, बट पढ़ने में वो अच्छे हैं, तो उन बच्चों तक मैं जुड़ने के लिए ही मैंने इसका सहारा लिया है यूट्यूब का। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो बेस्ट कंटेंट दूँ जो आप बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में जाकर लेते हैं, उन्हीं कंटेंट को मैं आपको फ्री में अवेलेबल कराना चाहता हूँ, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं वो आगे बढ़ पाएँ और इस तरीके से बढ़ सकते हैं। इसीलिए मैंने यूट्यूब का सहारा लिया है। तो अभी तक जो भी रिस्पॉन्स आप लोगों के आ रहे हैं वो देखकर मुझे खुशी है कि हाँ, मैं कुछ अच्छा कार्य कर रहा हूँ। आने वाले समय में और थोड़ा सा सहयोग करिए और लोगों तक इस सेवा को पहुँचाइए, ताकि वो लोग भी जो इस चीज़ से वंचित है, जिनको इसके बारे में जानकारी ना है, वो भी इस चीज़ से लाभान्वित हो सके। और स्टूडेंट्स एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, मैं आपको बिल्कुल गुमराह नहीं करना चाहता कि जैसे बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल चुटकियों में, जादुओं में जो है आप इस तरीके से करिए और ये रट कर जाइए और आपके पेपर में प्रश्न आएंगे। ये आपको भी पता है कि रट्टे मारने वाले जो है एक तरफ रह जाते हैं। आपको कोई भी चीज़ करना है तो एक सिस्टमेटिक वे में ढंग से करना होता है, ताकि आप जो है अपनी मेमोरी को जो है आप अपनी मेमोरी को काफ़ी ज़्यादा ना घेरें। आप अंडरस्टैंडिंग के साथ जितना ज़्यादा अच्छे से रिलेट करेंगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं आपके सफल होने के। क्योंकि रटना एक अलग बात है, जो आप पढ़ कर गए वो क्वेश्चंस आएगा या नहीं आएगा इसकी गारंटीड नहीं है। आप 1000 प्रश्न पढ़ के गए, उसमें से 5 क्वेश्चंस लगे तो आपका औसत खराब है, ठीक। बट आप 1000 क्वेश्चन को इस तरीके से समझ कर गए कि उससे आप 5000 प्रश्नों तक
पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए और आपको भी ये बात पता है कि बिना मेहनत के आप कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए कि मैं आपके लिए जादुई ट्रिक लेकर आऊंगा, तो ऐसी जादुई ट्रिक किसी के पास भी नहीं होता। अगर कोई भी टीचर बताता है तो वो एक तरीके से आपको गुमराह कर रहा है। इस चीज़ को आप भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे। तो इसलिए मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि जितनी भी बातें मैंने अभी तक आपको बताए हैं, यदि आप वास्तव में अपनी सीट को पक्की करना चाहते हैं, देखिए आप किसी भी टीचर से पढ़ें, मुझे इससे कोई अफसोस नहीं है कि आप मेरे से नहीं पढ़ रहे, आप दूसरे से पढ़ें। जहाँ से भी आप पढ़ें, आप मेहनत करें ईमानदारी से और एक स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ें। देखिए जब तक आप प्लानिंग बनाकर तैयारी नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। आपकी हार्ड वर्क ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने जो भी बातें अभी तक आपको बताएं और जो भी मैं अपने क्लासेस के दौरान बताता हूँ, उसमें एक बात आपको अवश्य ध्यान रखनी है कि जो भी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आता हूं उनके आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, ठीक, उनको बार बार रिवाइज करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और उतने ही ज़्यादा चांसेस है कि आपके क्वेश्चंस ठीक होंगे। इसलिए जो भी चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताया उन सभी चीज़ों को ध्यान रखिए और मेहनत कीजिए। मेहनत आपको करना पड़ेगा। जब आप प्लानिंग के साथ, सही प्लानिंग के साथ, सही स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे, तभी आप 125 प्लस तक स्कोर कर पाएंगे। और 125 प्लस तक स्कोर करेंगे तभी आपकी सीट पक्की मानी जाएगी। अदरवाइज देखिए क्वालिफाई तो इस बार भी बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे, लेकिन सीट उसकी ही पक्की होगी जो 125 प्लस स्कोर करेगा। तो 125 प्लस स्कोर अगर आप सुपर टेट में 150 में से करना चाहते हैं तो उसके लिए जो साइकोलॉजी का पोर्शन है 30 नंबर का, इसमें आपके चांसेस होने चाहिए 28 प्लस के। यदि आप 28 तक, 27-28 तक पहुंचते हैं तो इसका मतलब आप 125 प्लस तक इजीली पहुंच सकते हैं। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे और इसी तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी कीजिए। हार्ड वर्क करते रहिए, जैसे जैसे मैं बताता हूँ इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आपको एग्जाम टाइम में आपके ऊपर प्रेशर ना हो और आप कॉन्फिडेंट फील करें। और जब मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा तब आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितने ज़्यादा सक्षम हैं और आप कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं और आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो देखा आपने कि पूर्ण से अंश की और शिक्षण सूत्र का यूज़ हम क्यों करते हैं, इसका भी आपके डेली लाइफ में यूज़ है। सबसे पहले आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना होता है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, आप उसकी पूर्ण जानकारी लीजिए और फिर उसके छोटे छोटे भागों की तरफ बढ़िए और एक एक करके एक एक भाग को कंप्लीट कीजिए और एक दिन ऐसा आएगा कि आप कंप्लीट चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि आप सभी चीज़ों को, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और जिस दिन आप सभी टॉपिक को, सिलेबस के सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, उस दिन आपके चांसेस कोई नहीं रोक सकता, उस दिन आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए इस शिक्षण सूत्र का भी आपको अपने डेली लाइफ में, जब आप शिक्षण प्रक्रिया करते हैं, अपने बच्चों के साथ कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया करते हैं, तो उस दौरान आपको इस शिक्षण सूत्र का भी उपयोग करना होता है, जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट शिक्षण सूत्र आपके लिए क्या कहता है। तो नेक्स्ट शिक्षण सूत्र है स्टूडेंट्स, अनिश्चित से निश्चित की ओर। देखिए अनिश्चित से निश्चित की ओर जो शिक्षण सूत्र है, आप शब्दों से ही समझ पा रहे हैं। पहला वर्ड है आपके लिए अनिश्चित, यानी जो चीज़ आप फिक्स नहीं कर सकते, यानी कि जो अनिश्चित है और उससे आप निश्चित की ओर जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बालकों का बौद्धिक विकास अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। देखिए जो बालक होते हैं उनका जो बौद्धिक विकास है, यानी कि जो उनकी बुद्धि है वो अनिश्चित होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि अनिश्चित होती है और जैसे जैसे वो बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो एक निश्चित बुद्धि की तरफ वो बढ़ते हैं, यानी कि उनका एक व्यक्तिगत विचार होता है, एक निश्चित विचार होते हैं। अगर आप छोटे बच्चों से पूछेंगे तो उनकी जो एम्स है वो कभी कुछ कहेंगे, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर उनका फोकस होगा खेल की तरफ। बट जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होंगे और वो आप जैसे उम्र में पहुंचेंगे तो एक समझदार व्यक्ति बन जाएंगे। इसका मतलब उनके सोच विचार जो है वो क्या हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे। तो कहने का मतलब अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये शिक्षण सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो बालकों के बौद्धिक विकास होता है वो अनिश्चित से निश्चित की ओर होते हैं। तो इसीलिए आपको उनके अनिश्चित जो धारणाएं हैं उनको निश्चितता की ओर ले जाना है। इस प्रकार की आपकी भी आदतें होनी चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से बालकों का जो बौद्धिक विकास है वो अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। तो इसी में ये स्टूडेंट्स हम आगे पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इस सूत्र का आशय क्या है, यानी कि जो आप अनिश्चित से निश्चित की ओर शिक्षण सूत्र को पढ़ रहे हैं इसका आशय क्या है, आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो इसका रीजन ये स्टूडेंट्स कि प्रारंभ में बच्चों को किसी घटना, तथ्य, वस्तु का स्पष्ट व निश्चित ज्ञान नहीं होता। यानी कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको स्टार्टिंग में किसी भी घटना के बारे में या किसी भी तथ्य के बारे में, फैक्ट्स के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में उनके पास स्पष्ट
या फिर निश्चित ज्ञान नहीं होता है, यानी कि वो जो भी ज्ञान रखते हैं वो किसी से सुनते हैं या कहीं पर देखते हैं, कहीं पर पूछते हैं, और उसी आधार पर उनके पास जो ज्ञान होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक, अनुभव व परिपक्वता के अभाव के कारण वह उनके बारे में अपने मन में कुछ विचार बना लेते हैं, यानी कि जैसे कि बच्चे किसी घटना, तथ्य, वस्तु को देखते हैं तो उनके पास उसका स्पष्ट व निश्चित ज्ञान नहीं होता है। अनुभव व परिपक्वता के कारण वह उनके बारे में मन में कुछ विचार बना लेते हैं जो अस्पष्ट, अनिश्चित वह कई बार गलत भी होता है। कि जो भी घटना या जो भी वस्तु को बच्चे देखते हैं उनके पास तो स्पष्ट और निश्चित ज्ञान होता नहीं है, बट वो धीरे धीरे जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो अनुभव के आधार पर, कुछ मैच्योरिटी के आधार पर वो उनके बारे में कुछ मन में विचार बना लेते हैं जो अस्पष्ट होते हैं, यानी कि जो भी विचार वो बनाते हैं वो अस्पष्ट होते हैं, अनिश्चित होते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो विचार जो भी बनाते हैं वो गलत होते हैं। ठीक, लेकिन अध्यापक को चाहिए कि वह उनके अनिश्चित ज्ञान को स्पष्ट व निश्चित करे तथा गलत जानकारियों में सुधार करे। देखिए, एक टीचर का रोल आपका क्या है, आप जो ये अनिश्चित से निश्चित शिक्षण सूत्र को जो पढ़ रहे हैं, इसके पीछे का कारण ये है स्टूडेंट्स कि इस सूत्र का आशय यह है कि प्रारंभ में बच्चों को किसी भी घटना के बारे में या किसी भी वस्तु के बारे में जो स्पष्ट व निश्चित ज्ञान जब उनके पास नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ के बारे में अपने मन ही मन, यानी कि थोड़े अनुभव और परिपक्वता के अभाव के कारण वो मन ही मन उस टॉपिक से रिलेटेड या उस वस्तु से रिलेटेड अपने मन में विचार बना लेते हैं। बट वो जो विचार बनाते हैं वो अस्पष्ट विचार होते हैं, वो अनिश्चित विचार होते हैं, और वो कई बार ऐसा भी होता है कि जो विचार बनाते हैं वो गलत होते हैं। बट उसमें क्या होता है कि अध्यापक का रोल क्या है कि वो जो भी चीज़ें, जो भी विचार बनाते हैं, अध्यापक का कार्य यह है कि उनके विचार को जो है सही मार्गदर्शन दे, उनको सही डायरेक्शन दे, ताकि उनके पास जो अनिश्चित विचार या अनिश्चित ज्ञान है वो निश्चित हो सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि बच्चों को ग्रहों की जानकारी देना तो उनका चित्र दिखाकर उसके बारे में निश्चित व स्पष्ट ज्ञान दिया जा सकता है। मतलब कहने का स्टूडेंट्स कि जैसे मान लीजिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनके पेरेंट्स कहते हैं कि जो हफ्ता यानी कि जो सप्ताह के नाम होते हैं, जैसे सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सब क्या है, ग्रहों के नाम है। ठीक है, ग्रहों के नाम पर जो है सप्ताह के नाम पड़े हैं। तो बच्चे हो सकता है कि किसी भी पेरेंट्स की बात को सुनकर जो है उसको फॉलो करने लगे और वो ढूंढने लगे कि सोम ग्रह कौन सा होता है, मंगल ग्रह कौन सा होता है। ठीक, तो इस तरीके से उनके दिमाग में विचार बन सकता है। बट क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब एज अ टीचर आप उन बच्चों को ग्रहों से रिलेटेड जानकारी देना चाहते हैं तो आप उसका एक चित्र बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं सौर मंडल का, जिसमें आप सूर्य को दिखा सकते हैं और उसके चारों ओर जितने भी ग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, कौन सा ग्रह सबसे नजदीक होता है सूर्य के, कौन सा ग्रह सबसे दूर होता है, इनका क्रम पहले नंबर पर कौन होता है, दूसरे नंबर पर कौन होता है। इस तरीके से यदि आप उनको चित्र के माध्यम से बच्चों को जानकारी देंगे तो एक तो बात ये होगी कि वो जो जानकारी होंगे उनके पास स्पष्ट होंगे, निश्चित होंगे, और जब वो निश्चित ज्ञान के साथ आगे बढ़ेंगे तो उनके पास आत्मविश्वास भी बढ़ेगी, यानी कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा और उनको चीज़ों में इंटरेस्ट आने भी स्वाभाविक होंगे। इसीलिए स्टूडेंट्स आप जो भी चीज़ें करते हैं, जैसे मैं अभी आपको जो सुपर टेट के कंटेंट दे रहा हूँ, इसके लिए मैंने सबसे पहले आपको सिलेबस पर वीडियो बताया है, और सिलेबस के वीडियो के बाद में 1 बाय 1 टॉपिक को जैसे मैंने आपको बताए हैं बिल्कुल मैं उसी अनुरूप चल रहा हूँ कि सबसे पहले आपको कंटेंट कराना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट कराने हैं। जिस दिन आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कराऊंगा, जो भी 2018 और 19 के हैं। उनको कराने के बाद मैं फिर आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा एग्जाम से पहले ताकि आप इस विषय के बारे में जितनी जानकारी लेंगे वो स्पेसिफिक होंगे और आपके मन में डाउट भी नहीं होगा और ना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा, क्योंकि जब आप चीज़ों को पढ़ कर आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा। तो इसीलिए आप कोई भी चीज़ें करें तो अनिश्चित से निश्चित की। और स्टूडेंट जब भी आप कोई चीज़ों के बारे में सही जानकारी रखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपके पास तभी आता है जब आपको उस चीज़ के बारे में निश्चित ज्ञान हो, निश्चित जानकारी हो। तो इसीलिए आपको इस शिक्षण सूत्र को भी ध्यान रखना होगा और इसको भी अपने व्यवहार में इम्प्लीमेंट करना होगा, अनिश्चित से निश्चित की ओर। आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और इस शिक्षण सूत्र को भी आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट शिक्षण सूत्र आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट शिक्षण सूत्र आपसे कहता है स्टूडेंट्स, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर,
यानी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर शिक्षण सूत्र क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स प्रत्यक्ष का मतलब आप समझ सकते हैं जो चीज़ डायरेक्ट होती है, जिनको आप स्पष्टली देख सकते हैं, और अप्रत्यक्ष का मतलब वो होता है जिसको आप देख नहीं सकते, यानी कि जो आपके लिए इनडायरेक्ट होते हैं। तो इस शिक्षण सूत्र का आपके लिए क्या रोल है, इसको जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर शिक्षण सूत्र। तो इस सूत्र का आशय यह है कि छात्रों को सबसे पहले उनके द्वारा देखी गई वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए, उसके बाद उन वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए जिन्हें वो देख नहीं सकते। मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर शिक्षण सूत्र का यूज आपको कब करना होता है, तो इसका यूज आपको तब करना होता है जब छात्रों को सबसे पहले उनके द्वारा देखी गई वस्तु, यानी कि जिन वस्तुओं को छात्रों ने देखा है, सबसे पहले बच्चों को उन वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए जिनको वो देख चुके हैं, और उसके बाद उन वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए जिन्हें वे देख नहीं सकते, यानी कि जिन्हें वो देख नहीं सकते उनको बाद में बताना चाहिए, पहले उनको बताना चाहिए जिनको वो देख चुके हैं। क्यों ऐसा बताना चाहिए स्टूडेंट्स? इसके पीछे रीज़न है। फॉर एग्जांपल के लिए सहायक सामग्री के माध्यम से बच्चों को अप्रत्यक्ष वस्तु के बारे में सरलता से जानकारी दी जा सकती है, यानी कि जो आपके सहायक सामग्री होते हैं, जिसको हम बोलते हैं TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि जो सहायक सामग्री होते हैं उसके माध्यम से अप्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में सरलता से जानकारी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हिंदू धर्म से जो बिलोंग करते हैं वो ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, जो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं वो अल्लाह को मानते हैं, जो ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं वो गॉड को मानते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने अभी तक देखा होगा कि हम मानते तो सभी हैं, ठीक, बट क्या आपने कभी भी इनको देखा है, जो आप ईश्वर या भगवान या अल्लाह, इनको अभी कभी आपने देखा है? आपने शायद देखा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप मानते हैं। तो अगर आप उनको मानते हैं तो अच्छी बात है, बट वो क्या है, एक अप्रत्यक्ष चीज़ें हैं जिनको आप जीवन में कभी देख नहीं सकते, बस आप मान सकते हैं। इसके पीछे भी स्टूडेंट्स रीज़न होता है। जैसे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजाएं की जाती है, ठीक। अब मान लीजिए कि आप मूर्ति की पूजा करते हैं, तो मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि आज जो व्यक्ति आपके पक्ष में है, हो सकता है कि कल आपके वो पक्ष में ना हो, कल आपके वो विपक्ष हो जाए, कल आपके वो विरोध हो जाए, ठीक। तो वो आपको धोखा दे सकते हैं, ठीक। लेकिन जो मूर्ति है वो कभी आपको धोखा नहीं दे सकती। जिसका मतलब आप यदि ईश्वर को मूर्ति के रूप में मानकर चलेंगे तो आपको एक चीज़ तो डेफिनेट है कि वो कभी आपको धोखा नहीं देगी। तो इसीलिए स्टूडेंट्स मूर्ति पूजा करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम मूर्ति पूजा इसलिए भी करते हैं क्योंकि जो भी हम ईश्वर को मानते हैं, हम उनके सद्गुणों की, यानी कि सद्विचार, हम चाहते हैं कि ईश्वर हमें ऐसी शक्ति दे जिससे हम अच्छे कार्य कर सके, दूसरों की मदद कर पाएँ, दूसरों के लिए जितना हो सके उतना हेल्प कर पाएँ। तो ये सारे विचार आपके कहाँ से मिलते हैं? जो भी आप ईश्वर, अल्लाह या फिर गॉड को मानते हैं, वहीं से आपको सुनने को मिलता है, और वहीं से आप जानते हैं कि ईश्वर जो है वो हमेशा सत्य के साथ है। जो अच्छा कर्म करेगा उसके साथ हमेशा ईश्वर होगा, जो ईमानदार रहेगा, जो दूसरों की मदद करेगा उसके साथ हमेशा ईश्वर होगा। तो जब आप एक ईश्वर को मूर्ति में मानते हैं तो आप ये मानते हैं कि ईश्वर यही है और यही हमें ये विचार दे रहे हैं कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे कार्य कीजिए। और एक प्लस पॉइंट आपको यहाँ से ये मिलने वाला है कि आने वाले समय में वो जो ईश्वर जिनको आपने माना है वो आपको धोखा नहीं देंगे। इंसान भले ही दे दे, बट वो ईश्वर आपको धोखा नहीं देंगे, इसीलिए आप ईश्वर को मानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप जो मूर्ति की पूजा करते हैं या जिस मूर्ति को आप ईश्वर मानते हैं वो उनको आप देख सकते हैं, तो आपके लिए प्रत्यक्ष है। आप उनको प्रत्यक्ष स्वयं मानते हैं कि यही हमारे ईश्वर हैं, या यही हमारे अल्लाह है, या यही हमारे गॉड है। उनको आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, और प्रत्यक्ष से आप कहाँ की ओर जा रहे हैं? अप्रत्यक्ष की ओर, यानी कि ईश्वर को जो आप फील कर रहे हैं। वास्तव में तो आपको भी पता है कि आप ईश्वर को कभी नहीं मिलने वाले, ना वो आपसे मिलेंगे और ना ही आप उनसे मिलेंगे, बट आप फिर भी उनको इमेजिन कर रहे हैं और उनके अच्छे विचारों को आप अपने अंदर लाना चाह रहे हैं। तो यही है स्टूडेंट्स प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो जब भी आप किसी बच्चे को किसी टॉपिक के बारे में पढ़ाएं तो आप सबसे पहले उसको प्रत्यक्ष उस बच्चे के सामने प्रस्तुत करें, और फिर आप उसके बारे में जो अप्रत्यक्ष चीज़ें हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल लाना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए आप APJ अब्दुल कलाम जी को ही ले लीजिए। APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में आप जानते हैं, आप बच्चों को बताएंगे APJ अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो विश्व के मिसाइल मैन के नाम से विख्यात है, और वो जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब एक उनकी कहानी बता सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन में स्ट्रगल किया, और एक
गरीब परिवार से होते हुए भी वो देश के राष्ट्रपति तक पहुँचे, राष्ट्रपति पद तक पहुँचे, तो ये कितनी गर्व की बात है। लेकिन यदि आप बच्चों को सिर्फ बिना किसी उसके आप एक प्रवचन दे देंगे, तो बच्चे के सिर के ऊपर से वो चला जाएगा। हो सकता है कि 10 दिन बाद आप उनसे पूछें तो मुश्किल से एक आध बच्चे ही उसके बारे में बता पाए, बाकी बच्चे के तो सिर के ऊपर से चले जाएंगे और वो उस नाम से जानकारी भी नहीं रखेंगे, ना ही उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, क्योंकि बच्चे तो समझदार नहीं है, ये तो आप मानते ही हैं, बच्चे नासमझ होते हैं, ठीक। लेकिन यदि आप एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ चीज़ें बच्चों को बताना चाहते हैं, आप बच्चों को इंस्पायर करना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। जब आप एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में अपनी कक्षा में पढ़ाएंगे, तो आप एपीजे अब्दुल कलाम का एक बड़ा सा फोटो लेकर आइए, आप बच्चों के सामने उसको रखिए, ठीक है। या फिर आप अपने श्यामपट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर आप क्या कीजिए, एक चित्र बनाइए एपीजे अब्दुल कलाम जी का और उनके बारे में बताइए। तो उससे क्या होगा कि बच्चे जब या तो आप फोटो के माध्यम से यानी पिक्चर के माध्यम से या फिर आप डायग्राम के थ्रू जो उनका चित्र बनाएंगे उसके माध्यम से, तो क्या होगा, ये आपके लिए टीएलएम का कार्य करेगा, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सहायक सामग्री होगा, ठीक है। और इसके माध्यम से बच्चे पहले तो उसको देखेंगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। चाहे आप फोटो देखिए या कोई भी चीज़ देखिए, जब बच्चे उसको देखेंगे, उनको देखेंगे, तो उनके लिए प्रत्यक्ष हो जाएगा, उनको लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति है, इनका नाम एपीजे अब्दुल कलाम है। और फिर आप उन एपीजे अब्दुल कलाम की जो भी बायोग्राफी है, जो भी विशेषताएं हैं, उन बिंदुओं को यदि आप बच्चों के सामने रखेंगे, तो बच्चे जीवन में कभी भी एपीजे अब्दुल कलाम के कहीं घूमने भी जाएंगे और फोटो देखेंगे, तो उनको आपकी वो सारी बातें याद आएंगी कि हमारे टीचर ने इनके बारे में बताया था, ये पूर्व राष्ट्रपति थे, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता, और भी जो भी चीज़ें आप बताएंगे वो बच्चे को तुरंत याद आ जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि ये जो टेक्निक्स है, ये जो शिक्षण सूत्र हैं, ये आपकी शिक्षण को और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या बना देगा, इंटरेस्टिंग बना देगा। जो बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेता, जिसको कुछ पता भी नहीं होता, उसका भी इंटरेस्ट इस तरफ आने से डेवलप होता जाएगा। तो इस तरीके से शिक्षण सूत्रों का आपको प्रयोग करना होता है। आई होप आपको प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष शिक्षण सूत्र भी क्लियर हो गए होंगे, आपको अनिश्चित से निश्चित की और शिक्षण सूत्र भी क्लियर हो गए होंगे, और आपको पूर्ण से अंश की और शिक्षण सूत्र भी क्लियर हो गए होंगे। अगर इन शिक्षण सूत्रों से रिलेटेड कोई भी डाउट्स आपके मन में है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। और यदि आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जो भी मैं बता रहा हूँ, क्या आपको वो सही तरीके से समझ आ रहे हैं या नहीं, क्या मैं सही चल रहा हूँ या मुझे और थोड़े से चेंजेस करने की आवश्यकता है। जो भी आपके सुझाव है वो मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करूँगा, और जैसे आप अपनी जो भी भावनाएं हैं उनको आप मेरे साथ बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए जितना ज़्यादा बेहतर हो सके उतना आपके लिए बेहतर कर पाऊँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।